बच्चों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर वाले पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका डिसिप्लिन में इस बार पॉलिटिकल साइंस उनको जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रशासन और लोक नीति की तथ्य और सिद्धांतों को। ठीक है, इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 3 की। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बात बताऊं तो सिलेबस में आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है, थर्ड जो है वो है लोक प्रशासन का विकास, जो कि इस वीडियो में आज हम ख़त्म कर देंगे। ऑलमोस्ट प्रिपेयरिंग यही रहेगी कि इसी में ख़त्म कर दे, अदरवाइज एक और पार्ट बन जाएगा तो उसमें वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड ये भी हम आगे वाली वीडियोज़ में सिलेबस पे ख़त्म करेंगे। तो देखो, बेसिकली थोड़ा सा यहाँ समझ लो आप, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ, यूनिट 1 में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लोक प्रशासन के बारे में, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन, यानी कि जनता के लिए जो प्रशासन है, जो संगठन है वो काम कर रही है। प्रशासन का मतलब ही होता है लोकसभा। ठीक है, जो विधानसभा होती है, ये लोकसभा होती है, सब क्या है, वो प्रशासन ही तो है एक्चुअल में। किसके लिए काम करती है? जनता के लिए काम करती है। तो यही है, इसका हमने राजनीतिक रूप से अर्थ समझा, आयाम समझा, महत्व समझा, जो कि चैप्टर 1 में था। फिर उसके बाद हमने लोक प्रशासन, निजी प्रशासन को समझा, जो कि चैप्टर 2 में था। अब जो हम समझेंगे इसके विकास को समझेंगे कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, जो कि है चैप्टर नंबर 3। क्लियर? और कोई डाउट नहीं बचा होगा? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ध्यान देना थोड़ा सा इधर। यूनिट 1 का जो चैप्टर नंबर 3 है वो है लोक प्रशासन का विकास। इसमें हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन क्या है, एक बार फिर से इसके विकास के चरण पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में पढ़ना ही है मुझे विकास, तो चरण में पढ़ेंगे हम। साथ में पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो नवीन प्रवृत्ति में कैसे है। नवीन प्रवृत्ति का मतलब है नई समय के साथ नए नए के बदलाव उसके अंदर कैसे है, आज के टाइम पे भी कैसे देखा गया है। देखो, लोक प्रशासन को समझो पहले। लोक प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन एक ऐसा संगठन है जो मनुष्य व पदार्थों की पूर्ति व उद्देश्यों को पूरा करता है। ठीक है, यह एक प्रकार का संघ है, यानी कि संगठन है जो व्यवस्था की सीमित सीमाओं में रहकर ही कार्य करता है। ये सेवा वितरण को अधिक कुशल और प्रभावी बनाता है। कोई डाउट नहीं होगा, टू द पॉइंट बात की गई है, सीधा क्लियर कर बता दिया है कि लोक प्रशासन किसके लिए काम करता है? जनता के लिए, जनता की उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और एक बाउंड्री में रह करके काम करता है। जो कि बाउंड्री कौन निश्चित करता है? किसी भी देश का संविधान। संविधान में तो लिखा होता है ये सब। फिर हम देखते हैं लोक प्रशासन के विकास के चरण। देखो, आधुनिक समय में लोक प्रशासन के स्वरूप को राज्य के परिवर्तित सामाजिक आर्थिक संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी होता है। लोक प्रशासन के विकास में कई चरण है, विभिन्न चरण है, जिसके सिद्धांत और व्यवहार जो है दोनों इसी अध्ययन में हमने देखे हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन के विकास को हम 5 चरणों में पढ़ेंगे। कितने चरणों में? 5। तो जो इस बार हमें 5 चरण पढ़ने। देखो, प्रथम चरण जो था जिसमें राजनीतिक प्रशासन को द्विविभाजन देखा गया, जो कि कब से कब तक का रहा था? 1887 से 1926 तक रहा था। दूसरा चरण शुरू हुआ 1927 से, इससे 1 साल बाद शुरू हुआ, जो कि कब तक चला? 1937 तक। इसमें क्या परिवर्तन देखा गया? इसमें प्रशासन के नए सिद्धांत देखे गए। तीसरा जो चरण था वो आया चुनौतियों का युग बोला गया इसको, 1938 से 1947 तक, जिस समय पे हमारा भारत आज़ाद हुआ था। चौथा चरण आया आकस्मिक संकट का, जो कि 1948 से 1970 तक चला। ठीक है, फिर आया 5वां चरण, जो कि सार्वजनिक नीति परिप्रेक्ष्य का था, और 1970 से लेकर के ये वर्तमान तक लागू है। ठीक, 1970 से शुरू था और ये वर्तमान तक लागू है। देखो, प्रथम चरण अगर हम बोले तो प्रथम चरण कब से कब तक का था? 1887 से 1926 तक। ठीक, 1926 तक ये चला। कौन सा युग था? 19वीं सदी का दौर था ये। 19वीं सदी के अंतिम दशकों के मध्य राज्य की भूमिका का जो न्यूनतम था वो बहुत ही न्यूनतम हो चुका था। मुक्त प्रतिस्पर्धा और मुक्त बाजार को ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया गया था। लोक प्रशासन में मौलिक सिद्धांत और इसकी जो प्रारंभिक दिनों में जो उभरने का था वो यही चरण था। लोक प्रशासन के विकास का ये पहला चरण था। 1887 में जब ये शुरुआती था तब एक राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। उनका एक लेख है, उनकी एक किताब है जिसका नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स साइंस क्वार्टरली। इसमें प्रकाशित हुआ था। किसने लिखा है ये? वुडरो विल्सन ने। कब लिखा था? 1887 में, जब इसका पहला चरण शुरू हुआ था। तो ये अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको आराम से लिख सकते हो। इसके अलावा विल्सन के लेख के प्रकाशन के साथ वास्तव में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें लोक प्रशासन का अध्ययन धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ा, और इसी चरण को राजनीति एवं प्रशासन के विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक,
पहले में ये परिवर्तन दिखे। बेसिकली समझ लो, आसानी रहेगी, लिख लोगे आप कुछ कुछ पॉइंट्स तो ठीक रहेगा। फिर आया दूसरा चरण, जिसमें देखा गया हमने प्रशासन के सिद्धांत का, जो कब से कब तक का चला था, 1927 से शुरू हुआ था और 1937 तक चला था। ये कौन सा दौर था? ये था 20वीं सदी का दौर। 20वीं सदी के प्रारंभ में लोक प्रशासन तथा राज्य के परिवर्तन देखे गए। इस चरण के तहत भी राजनीति तथा प्रशासन के विभाजन पर बल दिया गया। मूल्य मुक्त प्रबंधन विकास जो विकसित करने का यहाँ पे प्रकाश हुआ। W.H. विलोबी, ये भी एक राजनीतिज्ञ थे, जिनकी पुस्तक जो थी, इनकी पुस्तक लोक प्रशासन पर ही थी, लोक प्रशासन क्षेत्र में दूसरी पुस्तक के रूप में उभरी। इस चरण में लोक प्रशासन के सभी विचारकों और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दिया गया। यदि विल्सन को लोक प्रशासन का नेता माना जाता तो मैक्स वेबर को लोक प्रशासन के विकास का एक आदर्शवादी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने भी लोक प्रशासन के बारे में काफ़ी कुछ कहा। इस चरण में प्रशासन के इन सिद्धांतों ने यह समझने में सहायता की कि संगठन किस प्रकार कार्य करते हैं, यानी कि इन सभी ने लोक प्रशासन के बारे में ही सब कुछ बोला, लोक प्रशासन के बारे में ही कहा। फिर आया इसका तीसरा चरण, जो कि था चुनौतियों का युग, जो कब से कब तक चला था? 1938 से शुरू हुआ था और 1947 तक चला था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। निजी क्षेत्र तथा बाजार नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ण करने में क्या रहा था? उस समय पे विफल रहा था, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता भी आई हुई थी उसी समय पे, और देखो भारत आज़ाद भी हो रहा था, तो सरकार की स्थिति तो ऐसी खराब थी। सार्वजनिक प्रबंधन के लिए सार्वजनिक सेवाओं की प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाले कुछ पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता भी थी। यहाँ पे 1940 के दशक में वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना यहाँ पे करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि हालत ख़राब थी, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। 1947 में साइमन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है। इन्होंने प्रबंधन लिखा, जिसमें उन्होंने कई प्रक्रियाओं को संबलित करके समझाने की कोशिश की कि पेशेवरों और प्रबंधकों के में क्या प्रभाव पड़ता है इसका। इतना होने के बाद फिर देखा गया चौथा चरण, जिसको बोला गया आकस्मिकता का संकट। कब से कब तक था ये? 1948 से शुरू हुआ और कब से कब तक चला? 1970 पे ख़त्म हुआ, ठीक। इस चरण में लोक प्रशासन की अवधारणा में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक सिद्धांतों की आलोचना के साथ साथ अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है? अनुशासनात्मक का मतलब ये होता है शासन के अंदर, यानी कि यहाँ पे बेसिकली संविधान को और ज़्यादा विकसित करने की बात की गई, विकेंद्रीकरण की बात की गई, शक्तियों के बंटवारा की बात की गई। यह चरण 1947 में 1947 में साइमन की जो पुस्तक थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और रॉबर्ट डाहल की जो निबंध थी जिसका नाम था साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, इसके प्रकाशन में क्या रहा? ये प्रारंभ हुआ, क्या? चौथा चरण, ठीक है। उसके बाद देखो, इस चरण में प्रकाशन के विकास में 3 महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख हुआ। पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या बोली गई विज्ञान मूल्य मुक्त है, जबकि मूल्य प्रशासन को प्रभावित करता है। मतलब ये कि जो रॉबर्ट डहल थे, उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी पूरी 3 प्रॉब्लम्स पे लिखी थी, जो कि इसका टाइटल भी अपनी किताब का है ना, उनकी किताब का अभी हमने देखा। तो उसमें पहली समस्या उन्होंने बोली कि विज्ञान मूल्य मुक्त है, जबकि मूल्य ही प्रशासन का भी प्रभावित करता है। मूल्य का मतलब क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू यहाँ पर किसको देगा? सबसे पहले नागरिकता को देगा। दूसरी समस्या जो है, लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास के लिए मानवीय पक्षों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पर प्रशासन होगा लेकिन मानवीय पक्षों के आधार पर होना चाहिए, मानव के अनुकूल नहीं होना चाहिए, ये बोला गया। तीसरी समस्या बोली गई कि सीमित राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक संदर्भों में सार्वभौमिक सिद्धांतों का पता लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि सार्वभौमिक रहे, कुछ भी रहे। इस प्रकार डहल द्वारा जो वर्णित ये समस्याएं थी प्रशासन विज्ञान के विकास में बाधा उत्पन्न करने लगी और इसी के बेस पे उसकी आलोचना भी करी गई। फिर आया 5वां चरण, सार्वजनिक नीति परिप्रेक्ष्य का नाम दिया गया, जो कि 1970 से अभी तक चालू है। इसी के बीच हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, 1945 तक। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र थे, इनमें से नए देशों का उदय होना शुरू हुआ, नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। लोक प्रशासन के अध्ययन में नवीन प्रवृत्ति की प्रस्तुति की गई। इस चरण के दौरान लोक प्रशासन में लोक प्रशासन में नव लोक प्रशासन परिप्रेक्ष्य का उदय भी देखा गया। इस चरण के दौरान लोक प्रशासन के विकास में नीति चयन का स्कूल एवं अन्य महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में यहाँ पर पढ़ाई वगैरह करवानी भी शुरू कर दी, यानी नौकरशाही बनना वहाँ पर शुरू कर दिया एकाधिकरण का।
अब देखो एक और टॉपिक है हमारा लास्ट, लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो नवीन क्षेत्र है वो हम यहाँ पर देख लेंगे एक बार। देखिए, लोक प्रशासन विकास में जो है वैश्वीकरण एक अन्य घटना रही है। क्या रही है? वैश्वीकरण एक अन्य घटना रही है। लोक प्रशासन का जो विकास है, वैश्वीकरण ने इसको बहुत ज़्यादा उभरने में मदद करी है। पारंपरिक संरचना जो थी इस प्रकृति को परिवर्तित किया, प्रशासन की पारंपरिक संरचना को परिवर्तित किया, सहयोग और नेटवर्क के माध्यम से इस प्रशासन के क्षेत्र को अधिक लचीला और कम पदानुक्रम उदार बनाया। किसने बनाया? वैश्वीकरण के द्वारा। और तो और 1990 का जो दशक था, 1990 के दशक से ही वैश्वीकरण के कारण राज्य की प्रवृत्ति जो है परिवर्तित होती दिखी, राज्य की प्रकृति परिवर्तित होती दिखी। यानी कि अगर मैं दो शब्दों में बोलूँ तो लोक प्रशासन की जो केंद्रीयता होती है, यानी कि जो सेंट्रल में जो उसकी शक्ति होती है, वो आज के समय पे विकेंद्रीकरण है, अलग अलग भागों में बांटी हुई है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फ़िलहाल जो है हमने चैप्टर 3 भी ख़त्म कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट अगर कुछ समझने में ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक स्किप कर लेना। अदरवाइज फिर भी जो वर्ड अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड